हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 के बारे में दोस्तों। तो आर्टिकल 13 में दोस्तों ये बताया गया है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द स्टेट। तो फ्रेंड्स, स्टेट क्या होता है ये हमने अभी लास्ट टॉपिक में अपने कवर किया था। आर्टिकल 12 में बताया गया है व्हाट इज स्टेट। स्टेट इज ए पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और लोकल अथॉरिटी लाइक ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर अथॉरिटी लाइक corporation which is work as government or governed by government or made by government. As such, corporation also known as the other authority or state. So these four authorities is known as the state. ये था हमारा लास्ट टॉपिक दोस्तों। अब हम अपने अपने आज के टॉपिक पर जाते हैं, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है फ्रेंड्स? those laws that are made before the commencement of the constitution and if they are inconsistent with this part or our fundamental rights then they become void till they violate this part of the constitution. तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि as such laws which are made before the commencement of the constitution and they are inconsistent with our fundamental rights then they become void। मतलब कि ऐसे लॉज जो 26 जनवरी 1950 के पहले बनाए गए थे और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए सही काम नहीं कर रहे, या मतलब कि बोले तो ओबे नहीं कर रहे या उनके विरोध में है, तो वो सभी लॉज होंगे जो वो अमान्य हो जाएंगे या वॉइड हो जाएंगे। ये बताया गया था क्लॉज 1 ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इसको जज करने के लिए कि लॉज वैलिड हैं या वॉइड हैं, दो प्रिंसिपल दिए गए दोस्तों। तो कौन कौन से हैं वो दो प्रिंसिपल, आइए देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। इट इज लाइक अ फिल्टर फ्रेंड्स। अब होता क्या है, all laws are filtered from this separation filter principle and those laws are violating our fundamental rights they cannot pass from this filter and they became void। तो क्या होगा फ्रेंड्स कि हम we assume friends that a filter is set up and all laws are filled in the top of it and the laws which are inconsistent or violating our fundamental rights they cannot pass from this filter and they collect in the top of the filter and they became void। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों कि हम सभी लॉज को एक फिल्टर में डालेंगे और जो लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे होंगे वो उस फिल्टर से पास नहीं हो पाएंगे, बाकी सभी लॉज पास हो जाएंगे। जो ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे वो सभी लॉज क्या हो जाएंगे दोस्तों? वॉइड हो जाएंगे, मतलब कि अमान्य हो जाएंगे। जैसे इसमें बताया गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन में। अब एक और प्रिंसिपल है इसी के लिए दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सेम प्रोसीजर ऑफ फिल्टर इज यूज एंड दोज लॉज आर वायलेटिंग एंड फंडामेंटल राइट्स दे कैन नॉट पास बट दे did not become void, they only became inactive or we can say fundamental rights overshadow them and they remain inactive till the any amendment is done in this act or this part of the clause। मतलब कि क्या बोल रहा है फ्रेंड कि ऐसे लॉस जो वॉइड हो गए, जो बोले तो हमारे फंडामेंटल राइट को ओबे नहीं कर रहे, वायलेट कर रहे हैं या इनकंसिस्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट से, तो वो क्या होंगे, ऊपर टॉप में कलेक्ट हो जाएंगे जैसे हम बोलते हैं, तो वो पास नहीं हो पाएंगे, तो वो वॉइड नहीं होंगे दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे या कुछ पार्ट अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब कि फंडामेंटल राइट उसे ओवर शेडो कर लेंगे, मतलब कि फंडामेंटल राइट ज्यादा पावरफुल है इसलिए उसे दबा देंगे। तो और जब कभी भी पार्लियामेंट द्वारा उस लॉ या उस क्लॉज को अमेंडमेंट किया जाएगा तो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। मतलब कि इस प्रोसीजर में क्या है फ्रेंड्स कि जो लॉज हैं वो वॉइड मतलब अमान्य नहीं होंगे। जैसे पहले क्या था, पहले प्रिंसिपल में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन में कि अमान्य हो जाएंगे, मतलब कि वो खत्म ही हो जाएंगे टोटल। इसमें खत्म नहीं होंगे, मतलब कि कुछ समय के लिए वो इनएक्टिव हो जाएंगे और अगर कहीं फ्यूचर में पार्लियामेंट उस पर अमेंडमेंट करती है और फिर वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो क्या होंगे, वॉइड हो जाएंगे दोस्तों। तो ये थे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। तो कोई भी लॉ होगा तो इसी दो प्रोसीजर से डाला जाएगा, अगर वो दोनों में पास होता है तो वो लॉ माना जाएगा, नहीं तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 2 क्या कहता है। सो फ्रेंड, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 सेज दैट स्टेट डज नॉट मेक एनी लॉ दैट वायलेट आवर फंडामेंटल राइट्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ दे मेड दीज लॉज बिकम वॉइड। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि
स्टेट के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो ऐसे लॉज बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे या हमारे फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट हो। अगर वो ऐसे लॉज बनाते भी हैं तो वो क्या होंगे दोस्तों, वॉइड हो जाएंगे। तो इसमें भी वही दो प्रोसीजर लॉ अप्लाई होगा फ्रेंड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। वही प्रोसीजर लागू होगा। अगर कोई क्लॉज उसमें दिक्कत कर रहा होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, अगर पूरा पूरा आर्टिकल ही होगा तो वो वॉइड हो जाएगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल समझते हैं उसको कि क्या हुआ। एक एग्जांपल है कि पहले मान लो कोई एक लॉ है, अब वो कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन डज नॉट हैव ए राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा एक्ट ही क्या बोल रहा है कि मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट क्या हो, ये पूरा पूरा राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। सॉरी, एक बार और देखते हैं इसको। सपोज सम एक्ट इज सेड दैट पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन डज नॉट हैव ए राइट टू प्रॉपर्टी। अभी एक्ट क्या बोला है दोस्तों कि इस रिलीजन के पास प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों एक्ट ही वॉइड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा एक्ट ही खत्म है, कोई मतलब का ही नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए इनकंसिस्टेंट है। अब एक बात, एक और एक्ट आता है दोस्तों, उसका एक क्लॉज कहता है कि नो वुमन हैज ए राइट टू वोट, एंड दूसरा क्लॉज कहता है नो फॉरनर हैज ए राइट टू वोट। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि एक क्लॉज तो सही है और एक क्लॉज गलत है। इसमें क्या होगा कि जो पहला क्लॉज है नो वुमन हैज ए राइट टू वोट, ये क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट इसे क्या कर लेंगे, ओवर शेडो कर लेंगे। और दूसरा राइट है जो, वो तो सही है दोस्तों, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नो फॉरनर हैज राइट टू वोट, जब अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है तो आप वोट कैसे देंगे। तो ये सही है, तो इसे इनएक्टिव कर लिया जाएगा पहले क्लॉज को। दूसरा क्लॉज है जो एज यूजुअल चलता रहेगा। अब इसी से रिलेटेड एक केस आया फ्रेंड्स, आइए उसे केस को देखते हैं। तो अब इस केस से रिलेटेड एक केस क्या है कि स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। अब इसमें कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि सच लॉज डू नॉट बिकेम इनऑपरेटिव अगेंस्ट अदर्स हु डज नॉट हैव फंडामेंटल राइट्स। तो वही बात आ गई कि अब जिसके पास फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं दोस्तों, तो उनके लिए क्यों इनएक्टिव होगा। जब अगर कोई फॉरेनर है उसके पास हमारे भारत के लिए फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, राइट टू वोट या प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसके लिए क्यों इनएक्टिव होगा। तो मतलब केवल जिसके पास फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं के लिए एक्ट वॉइड या इनएक्टिव होंगे। तो ये इस केस से निकल के आया है स्टेट ऑफ गुजरात वैसे अंबिका मिल्स। अब क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, लेट्स सी। क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13 क्या कहता है फ्रेंड्स। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज लॉ सेड टू बी। अब ये लॉ की डेफिनेशन बता रहा है, लॉ किसे कहेंगे। तो लॉ इज इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस विच इनफोर्स लॉ। तो ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी दोस्तों, लॉ कहलाएंगी। अब हियर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लॉज एक्सप्लेन व्हाट इज लॉ इनफोर्स। अब तो लॉ इनफोर्स क्या है ये बता रहा है। अब लॉ इन्फोर्स को ये बोल रहा है, लॉ इन्फोर्स includes law passed by the legislature or state in the territory of India before the commencement of the constitution and not previously repeated। तो बेसिकली क्लॉज 3 क्या कहता है फ्रेंड्स कि सभी लॉज, ऑर्डिनेंस, बाय लॉ एटसेट्रा आर कॉल्ड लॉज। तो फ्रेंड बात यहाँ यहाँ फंस गई कि अमेंडमेंट क्या ये आर्टिकल 3 में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अब क्या बोले, आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में अमेंडमेंट तो इंक्लूड किया गया है कि नहीं, बात यहाँ फंस गई। तो फ्रेंड्स बात यहाँ पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच फंस गई कि अमेंडमेंट को क्लॉज 3 में रखा गया है या रखा जाए या ना रखा जाए। तो कुछ केसों के द्वारा हम समझते हैं कि इसमें फिर क्या डिसीजन आया। पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इन दिस केस ए क्वेश्चन अराइज दैट जुडिशरी इज सुप्रीम और पार्लियामेंट। सो इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इन आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में लॉ का मीनिंग में अमेंडमेंट नहीं बताया गया है, सो वी कैन नॉट चैलेंज द अमेंडमेंट। तो पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं करते। फिर एक और केस हुआ फ्रेंड्स, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अलग डिसीजन दिया। तो क्या डिसीजन दिया ये देखते हैं। इन दिस केस कोर्ट जजमेंट दिया कि कोर्ट सुप्रीम है और आज की तारीख के बाद से पार्लियामेंट डज नॉट हैव ए राइट टू मेक लॉज और मेक एनी अमेंडमेंट इन आर्टिकल 13 विच वायलेट अवर फंडामेंटल राइट। तो कोर्ट ने क्या बोल दिया कि आप अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते आर्टिकल 13 में, क्योंकि अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो ये बात कोर्ट पार्लियामेंट को खटक गई, उनके दिल पर लग गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा है, जुडिशरी कैसे हमारी बात को नकार सकता है। तो
उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। क्या ऑर्डिनेंस पास किया? उसका नाम था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या था बेसिकली फ्रेंड्स कि द पार्लियामेंट मेक अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368 एंड दे इंक्लूड a point in 368 that parliament have a right to amendment in any part of the constitution। इनने आर्टिकल 368 में ये जोड़ दिया कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है, वो किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। एंड देन आफ्टर due to the help of article 368 they add a clause 4 in article 13 which said that parliament has a power to make any amendment in article 13, and the amendment done by the parliament in clause article 13 which is known as the clause 4 cannot be challenged in the judiciary। तो इसमें पार्लियामेंट ने ये बोला कि अगर हम 368 आर्टिकल के तहत कोई हम अमेंडमेंट करके नया क्लॉज जोड़ भी देते हैं आर्टिकल 13 में, तो आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट हो, वायलेट कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो फ्रेंड एक प्रकार से यहाँ पर मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबना पड़ गया और पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई। जैसा कि अभी तक था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम थे, और ये अभी तक हम समझते थे कि पार्लियामेंट भी चाहे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है, पर अब ऐसा नहीं था। पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लाके इस पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। तो दोस्तों एक फाइनल जजमेंट आया केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये एक पिक्चर है इंदिरा गांधी वर्सेस केशव नंद भारती केस की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया दैट अमेंडमेंट डज नॉट चैलेंज इन आर्टिकल 13। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सो फ्रेंड्स व्हाट वाज द फाइनल पॉइंट of all these cases in amendment does not challenge in article 13 whether they violate our fundamental rights or not। तो ये था आज का सवाल कि मतलब कि कुल मिला के हमारे फंडामेंटल राइट्स संसद चाहे तो उसमें वो चेंज कर सकती है, चाहे वो वायलेट करे या ना करे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं @being log आए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक